हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आइज फाउंडेशन। सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आपका जो ज्योग्राफी है वह रिज्यूम हो चुका है। क्लास 10 का ज्योग्राफी आपका चल रहा है और मैं आप सभी को बता दूं कि बेसिकली इसके जो चैप्टर्स है ना क्लास 10 के ज्योग्राफी के, ये बेसिकली आपके पेपर 3 जो आप एनवायरमेंट वाला सेक्शन पढ़ते हैं वहां पर आपको काफी हेल्प करेगा। ठीक है, पेपर 3 जहाँ पे आप एनवायरमेंट वाला सेक्शन पढ़ेंगे, पर्यावरण पारिस्थितिकी वाला। ठीक है, यहाँ से ये काफी आपका जो चैप्टर है वह जुड़ता है, एक बेसिक समझ बेसिकली आपको मिल जाती है। तो लास्ट हमारी चर्चा थी रिसोर्सेज को लेके कि व्हाट इज रिसोर्सेज, और यहाँ पर हमने देखा रिसोर्सेज में जैसे कि हमने लैंड रिसोर्सेज की बात की थी, हमने सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन की बात की थी। तो रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज के टाइप्स क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ये सारी चीजें। ठीक है, अब सेकेंड आज हम बात करने वाले हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की। ठीक है, देन नेक्स्ट देखो रिसोर्सेज वाटर में एग्रीकल्चर है, मिनरल है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है। ठीक है, ये सारी चीजें। चलिए, तो देखो ये चैप्टर बेसिकली आपको पहले बताता क्या है उस सबको हम देख लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। सो चैप्टर में बताया जाएगा सबसे फर्स्ट, देखो हम बेसिकली यूपीएससी की डिमांड के अकॉर्डिंगली पढ़ रहे हैं। चैप्टर को एज इट इज नहीं पढ़ेंगे हम, है ना। हम क्या करेंगे कि जो इसमें चीजें इंपॉर्टेंट हैं और जो हमारे यूपीएससी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम उनको थोड़ा सा विस्तार करेंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, चलेंगे हम उसी सीक्वेंस वाइज, नो डाउट। लेकिन फिर भी जैसे कि अब आईयूसीएन की रेड लिस्ट है, अभी आप देखोगे कि लेटेस्ट जो 2024 के न्यू एडिशंस आए हैं उसमें वो हटा दिया गया है, बट चूंकि यूपीएससी के लिए जरूरी है, टॉपिक उसी से रिलेटेड है, तो अब इसमें अलग से उसकी जो चर्चा है वह भी कर लेंगे। तो शुरुआत हम करेंगे बायोडाइवर्सिटी से, है ना। शुरुआत हम कहेंगे कि जैव विविधता आखिर क्या है, फिर हम बात करेंगे इकोसिस्टम की कि इकोसिस्टम जो वर्ड है, और यहाँ पर स्टार स्लिप पीवाईक्यू की भी बात करेंगे। ठीक है, टाइगर रिजर्व की बात करेंगे, आईयूसीएन डाटा बुक की बात करेंगे। इन सब जगह से जो क्वेश्चन है बेसिकली आ चुके हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें, यहां से क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये सारे ऐसे इंपॉर्टेंट इसमें छोटे छोटे से टॉपिक्स है ना। जैसे कि लास्ट हमारी बात सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर हुई थी, है ना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। अब देखो यहां पर हम बात करेंगे आगे की जो कंजर्वेशन है वाइल्ड लाइफ का, फॉरेस्ट का, वह कैसे है। इसमें हम कुछ रिपोर्ट्स की भी बात करेंगे। इसमें हम कुछ रिपोर्ट्स जो कि यूपीएससी के लिए काफी जरूरी है उसके बारे में देखेंगे, टाइप ऑफ फॉरेस्ट देख लेंगे साथ साथ में, और लास्ट हम देखेंगे कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन जो है वह आखिर क्या है। ठीक है, सो फॉरेस्ट रिसोर्सेज एक क्वेश्चन देखेंगे। ये जो क्वेश्चन है बेसिकली आपका इकोसिस्टम को, इकोसिस्टम क्या है उसको लेकर है। आईयूसीएन की रेड लिस्ट पर बात करेंगे, कंजर्वेशन एंड इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, कुछ पीवाईक्यूज, कुछ एमसीक्यूज, है ना। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, किस तरीके से टाइगर रिजर्व और टाइगर काउंटिंग, ये सारी बातें उस पर चर्चा करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है, कम्युनिटी कंजर्वेशन, यहाँ से पीवाईक्यू, और एक मेंस का क्वेश्चन जो है वह देखेंगे, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए सो स्टार्ट करते हैं हम अपने इस चैप्टर को। देखो हम जिस प्लानेट पर रह रहे हैं, हम जिस ग्रह पर रह रहे हैं, तो केवल यहाँ पर ह्यूमन नहीं बल्कि हमारे चारों तरफ का एनवायरनमेंट, हमारे चारों तरफ की चीजें, चाहे वह बैक्टीरिया हो, है ना, चाहे वह बनियान ट्री हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो। ठीक है, सो जो भी लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो सारी चीजें ह्यूमन एक्सिस्टेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण के बैलेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम इकोलॉजिकल बैलेंस की बात करते हैं, जब हम इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, तब बेसिकली हम पूरे एनवायरनमेंट में जो भी हैं हम सभी को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। सो यहां पर हम देखेंगे कि बेसिकली पूरा इंटायर अगर हम हैबिटेट की बात करें जिस पर हम रह रहे हैं, बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है। बायोडाइवर्सिटी टर्म जो है बेसिकली, बायोडाइवर्सिटी आप देखेंगे कि नंबर ऑफ स्पीसीज आपको मिल जाएंगे। जैव विविधता, जैव विविधता, है ना, नंबर ऑफ, अगर हम देखें कि जो स्पीशीज हैं, जो प्रजातियां हैं। सो बायोडाइवर्सिटी जो टर्म है बेसिकली ये क्या बताएगा, बायोडाइवर्सिटी टर्म में सब इंक्लूड होगा, जैसे कि एनिमल है, प्लांट है। बायोडाइवर्सिटी में क्या क्या इंक्लूड होगा, एनिमल, प्लांट, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स। सो बायोडाइवर्सिटी की जब हम बात करेंगे तो बायोडाइवर्सिटी में क्या होता है, हम बेसिकली बायोडाइवर्सिटी टर्म का मतलब होगा एक तरह से कि जो क्वांटिटी है, द क्वांटिटी एंड वेराइटी ऑफ, क्वांटिटी एंड
variety of life on the earth, on the earth, या planet, not earth, ठीक है, planet। सो बेसिकली हम अपने चारों तरफ है ना, हम पूरे अगर इस ग्रह की बात करें तो आपको जो क्वांटिटी और जो वैरायटी जो है आपको लाइफ की देखने को मिलती है, आपको लिविंग थिंग्स में देखने को मिलती है, वो सारी चीज़ें बेसिकली इसमें शामिल होंगी, ठीक है, वो सारी चीज़ें बेसिकली इसमें शामिल होंगी। अब एक टर्म और है यहाँ पे, तो बायोडाइवर्सिटी की बात होगी, जैव विविधता। जब हम कहेंगे कहीं पर जैव विविधता ज़्यादा है, मतलब नंबर ऑफ स्पीशीज जो है वह ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली बायोडाइवर्सिटीज में हम देखेंगे कि सभी जो यहाँ पर लोग हैं, सभी जो यहाँ पर चाहे हम प्लांट्स की बात करें, एनिमल की बात करें, इकोसिस्टम की बात करें, है ना, वाटर, लैंड, एयर, सब जो है वह आपस में कैसे एक इंटरडिपेंडेंट है। तो बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स जो वर्ल्ड है वह बनता है, जिसे कि हम इकोलॉजिकल सिस्टम के रूप में जानते हैं, जिसे कि हम इकोसिस्टम के रूप में जानते हैं। तो जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, रिक्रिएट द क्वालिटी ऑफ द एयर वी ब्रीथ, the water we drink and soil that produce our food, without we cannot survive। तो हमारे लिए बेसिकली जो एनवायरनमेंट है वह हमारे एग्जिस्टेंस के लिए, अस्तित्व के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सो हम देखेंगे वी ह्यूमन along with all living organism for a complex web of ecological system। so what is ecological system, what is ecosystem, इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी सीधे टर्म से यहां से पूछ लेता है। वी आर ओनली अ पार्ट and very much dependent on this system for our own existence, है ना। तो जैसे कि अब यूपीएससी का ये पीवाईक्यू है बच्चों, यूपीएससी का पूछा गया क्वेश्चन है ये, और यहां पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑन द टर्म ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो टर्म है बेसिकली क्या डिफाइन करेगा। इकोसिस्टम टर्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी एंड डी, है ना। तो कौन सा जो इसमें आपका ऑप्शन है वो डिफाइन कर रहा है प्रॉपर इकोसिस्टम को। A community of organism interacting with one another, no. The part of the earth which is inhabited by living organism, no. Community of organism together with the environment in which they live। so community of organism जो basically एक साथ है, पर्यावरण में आपस में इंटरेक्ट कर रही है, एक दूसरे पर निर्भर है, इन सभी से मिलकर जो इकोसिस्टम है बेसिकली वह बनता है, ठीक है। सो देखो इकोलॉजिकल सिस्टम या इकोसिस्टम की हम बात करें तो जो कम्युनिटी है बेसिकली, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लानेट है, एनिमल है, सब इन सबसे मिलकर जो है ये टर्म बनता है, ठीक है। सो देखो बेसिकली अगर हम देखें कि इकोसिस्टम जो वर्ड है बेसिकली ये किसने दिया, इकोसिस्टम वर्ड 1935 में बेसिकली कॉइन किया हुआ था आर्थर टर्नसले ने, आर्थर टर्नसले ने कॉइन किया था कब, 1935 में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा देखो अब हम बात करेंगे कि बेसिकली कि अगर हम देखें कि मेन जो प्रॉब्लम है कि आखिर हम यहाँ पर कंजर्वेशन की बात क्यों करते हैं, तो कंजर्वेशन या संरक्षण की बात करते हैं। संरक्षण मतलब किसी भी चीज को बचाना, है ना। संरक्षण का मतलब हम प्रोटेक्ट करने का भाव रख रहे हैं, उसके लिए हम कुछ पॉलिसीज बनाते हैं, कुछ नीतियां बनाते हैं, प्रोग्राम्स बनाते हैं, उस पर हम कार्य करते हैं। तो बेसिकली हम देखेंगे कि भारत में बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है ना, लेकिन उस बायोडाइवर्सिटी को खतरा कई कारण से है। जैसे कि आप ह्यूमन एक्टिविटीज की अगर हम बात करेंगे तो इतना ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन करना, अर्बनाइजेशन करना, है ना, पेड़ों को काटना, तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसके चलते एनवायरनमेंट की जो प्रॉब्लम्स है वह बढ़ रही हैं, है ना। जिसके चलते क्या हो रहा है कि बेसिकली हम देखेंगे कि एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है, चाहे हम सॉइल की बात करें, चाहे हम वाटर की बात करें, वो पोल्यूटेड हो रहा है, चाहे हम एयर पोल्यूशन की बात करें। तो ऑल ओवर हम देखेंगे कि धीरे धीरे हमने क्या किया कि शुरुआत में तो चलो हमने एग्रीकल्चर के लिए जो है वह वन काटे थे, पेड़ काटे थे, फॉरेस्ट जो है वह काटे थे, लेकिन धीरे धीरे आगे जाके क्या हुआ कि अब बेसिकली हमारे एग्रीकल्चर के लिए भी जो जमीन है वह कम पड़ गई, क्योंकि लास्ट हमने बात की थी कि जो जमीन है वह एक सीमित संसाधन है, जितना है उतना ही रहेगा, बढ़ने वाला नहीं है। सो आपको इसी को यूटिलाइज करना है। लेकिन अब हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी कि जो लैंड यूज का जो बेसिकली पैटर्न है वह चेंज हो गया है,
और अब अगर हमने उस पे बिल्डिंग्स बना लिए, कंक्रीट के जंगल बना लिए, तो एग्रीकल्चर के लिए जगह बची ही नहीं, और जो बची है वो भी खराब हो रही है। तो ऐसे में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, एनवायरमेंट कंजर्वेशन, इसकी बात आती है कि कैसे हम बेसिकली उसका जो सही यूज है वह कर सकें, कैसे हम उसको बचा सकें। ठीक है, तो देखो, अगर हम इंडिया के संदर्भ में देखेंगे या ऑल ओवर द वर्ल्ड की भी अगर हम बात करें, तो सभी में बेसिकली जो इस तरह की प्रॉब्लम्स है वह हो रही हैं। और ऐसे में जो नंबर ऑफ स्पीशीज है ना, अब देखो चूंकि आपने जंगल काटे तो वहां पे जो जानवर है वो कहाँ जाएंगे, है ना, वहां की अगर हम वाइल्ड लाइफ की बात करें वो कैसे प्रोटेक्ट होगी, वो तो कहीं ना कहीं जाएंगे, उसके जो हैबिटेट है, जो आवास है, वही आपने खत्म कर दिए। इतनी ज्यादा, इवन आप देखेंगे चाहे पार्क हो चाहे सेंचुरीज हो, है ना, जहां पर भी ऐसी जगह है कि बस अगर वहां पे ह्यूमन एग्जिस्टेंस हो गया, अगर वहां पे, तो कहीं आप देखेंगे कि चाहे पोचिंग हो रही हो, शिकार हो रहा हो जंगली जानवरों का, वो संख्या कम ही हो जाएगी। आप ज्यादातर देखेंगे कि भाई हम देखने जा रहे थे पहाड़, लेकिन अब तो सारा खोद दिया क्योंकि हाईवे बना दिए। वैसे ही हम देखने जा रहे थे कि भाई अब तो केवल जू में ही आपको एनिमल्स मिलेंगे, और उसकी भी हालत आप देख लीजिए, दिल्ली में है, जो चाहे तो देख सकते हैं जो बच्चे यहाँ हैं। तो बेसिकली हम देखेंगे कि कैसे जो वाइल्ड लाइफ है और सारी चीजें हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण सिकुड़ती जा रही हैं, उनकी संख्या कम होती जा रही है। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ संगठन है जो इसको बचाने का प्रयास करते हैं, नेशनल लेवल पर भी होता है डेफिनेटली, बट हमें एक संगठन को पढ़ना है जिसे कि हम कहते हैं IUCN। यूपीएससी यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछता है। यूपीएससी का जो एक फेवरेट क्वेश्चन है, जैसे कि मैं आपको पक्षी का नाम बताती हूँ, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब बेसिकली यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि IUCN एक रेड डाटा बुक जारी करता है। IUCN का रेड डाटा बुक क्या है कि जो ऐसी स्पीशीज हैं, जो ऐसी प्रजातियां हैं, चाहे वह पौधों की हो चाहे वह जानवरों की हो, उन सभी को क्या करता है, वो बेसिकली लिस्ट कर लेता है, उन पर कितना खतरा है उस हिसाब से लिस्ट कर लेता है। जिस पे ज्यादा खतरा हुआ उसको बहुत ज्यादा क्रिटिकली इंडेंजर्ड बोल दिया, जिस पे कम खतरा है उसको लीस्ट कंसर्न बोल दिया, है ना। तो ठीक है, लीस्ट कंसर्न है, चलो ज्यादा वो नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि बेसिकली अगर हम IUCN की बात करें, तो IUCN क्या कर रहा है, IUCN का मेन काम बेसिकली होगा, देखो, कि कंजर्वेशन ऑफ नेचर, है ना, कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसमें देखेंगे हम कि लगभग 1400 से ज्यादा बेसिकली जो मेंबर्स हैं वह यहाँ पे जुड़े हुए हैं, है ना, लगभग। एंड इस ऑर्गेनाइजेशन में 60,000 से ज्यादा इसमें एक्सपर्ट्स हैं। और बेसिकली IUCN द ग्लोबल अथॉरिटी ऑन द स्टेटस ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड एंड द मेजर नीडेड टू सेफगार्ड इट, कि आखिर हमें बेसिकली एनवायरनमेंट को सेफ गार्ड कैसे करना है, हमें एनवायरनमेंट को सेफ कैसे करना है, हमें वर्ल्ड को सेफ कैसे करना है, उसके लिए काम करता है। और यहाँ पर IUCN क्या करता है, एक रेड लिस्ट बनाता है। तो लास्ट टाइम तो आप 2023 में देखेंगे यूपीएससी ने सीधा क्वेश्चन पूछ लिया था एक इससे रिलेटेड, कि अगर देखो जैसे कि हम रेड डाटा बुक की बात करते हैं तो इसे कौन पब्लिश करता है, तो आप देखेंगे कि जो रेड लिस्ट है इसको IUCN करता है। तो रेड लिस्ट है क्या, अब आप सोचेंगे तो देखो, जिन पर थ्रेटेंड, जिन पर खतरा होता है, जिन प्रजातियों पर, उनको बेसिकली इसमें लिस्ट करता है। तो उसमें क्या है, एक हायरार्की बना लिया कि इसको सबसे ज्यादा खतरा है, इसको इससे कम खतरा है, इसको इससे कम खतरा है। ठीक है, तो देखो मैं आपको कुछ लिस्ट बताती हूँ। तो बेसिकली IUCN की रेड लिस्ट क्या है, IUCN की रेड लिस्ट की अगर हम बात करेंगे तो बेसिकली IUCN इस लिस्ट के द्वारा बहुत कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन देता है, ग्लोबल कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ एनिमल, फंगी एंड प्लांट स्पीशीज, है ना। एंड देन साथ ही हम देखेंगे कि ये बेसिकली एक इंडिकेटर दिखाता है, क्रिटिकल इंडिकेटर ऑफ द हेल्थ ऑफ द वर्ल्ड्स बायोडाइवर्सिटी, विश्व की जैव विविधता का स्वास्थ्य कैसा है, इसकी है, इसका स्टेटस क्या है, इसका हेल्थ क्या है, उसको इंडिकेट करता है बेसिकली IUCN का रेड लिस्ट। एंड फॉर मोर देन अ लिस्ट ऑफ स्पीशीज एंड देयर स्टेटस, एंड इट इज अ पावरफुल टूल टू इन्फॉर्म एंड कैटलाइज एक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। अब जिससे कि पता चल गया कि ये जो एनिमल है या फिर ये जो प्लांट की स्पीशीज है, इस पे खतरा है, अब उसको प्रोटेक्ट करना है, अब उसको कंजर्वेशन का काम जो है वह किसी नेशन या इंटरनेशनल वाइज करना है। तो यहां से बेसिकली क्या है कि एक इंडिकेटर, एक पावरफुल टूल है जिससे कि हम बायोडाइवर्सिटी को जो कंजर्वेशन है वह कर सकते हैं, जैव विविधता को बचा सकते हैं। अब देखो, तो बेसिकली जैसे कि मान लो आप देखेंगे कई थाउजेंड, हो सकता है 50,000, 60,000, 1 लाख जो स्पीशीज है उसको कैटेगराइज ये करता है किस पे क्या खतरा है, उसकी जानकारी वह उस जगह से करता है, पर्टिकुलर नेशन, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, पर्टिकुलर जगह पर, लोकल एरिया से। ठीक है, वहां से इन्फॉर्मेशन लेके डेटा कलेक्ट करता है और एक इन्फॉर्मेशन बनाता है। देखो समटाइम्स क्या होता है, अब देखो जैसे कि मान लो, जैसे कि हम डॉग की बात करें, अब उसको लिस्टेड नहीं किया, पता है कि भाई है एग्जिस्टेंस उसका, है ना,
लेकिन हम देखेंगे कि कुछ ऐसे रहते हैं जिसको इवेल्युएट ही नहीं किया गया, तो उसको उस श्रेणी में रख देते हैं, नॉट इवेल्युएट। सेकंड अब देखेंगे डाटा डेफिशिएंट, है ना। अब देखो शुरू में यहां से होगा जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, लीस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटन्ड, ठीक है, वल्नरेबल, सुभेद्य, इंडेंजर्ड, खतरा है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, गंभीर रूप से संकटग्रस्त है ये, तो ठीक है। तो जैसे जैसे ये ग्रीन से हल्का सा आप देखेंगे लाइट ग्रीन हो गया, फिर ब्लू, फिर येलो हो गया, फिर ऑरेंज, फिर रेड, एकदम जब ब्लैक आ जाएगा तो एक्सटेंट हो जाएगा, मतलब खतरे का लेवल बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे आप लीस्ट कंसर्न से आप आगे बढ़ते जाएंगे तो जो रिस्क है बेसिकली वो बढ़ता जा रहा है। जो रिस्क है, और वो ये रिस्क जानते हो किसका, एक्सटेंट का है। एक्सटेंट मतलब विलुप्त हो जाना। जैसे कि आपको पता होगा कि इंडिया में अगर हम ऑफिशियली देखें तो 1952 में ही जो चीता है इसको विलुप्त घोषित कर दिया गया। विलुप्त का मतलब है कि अब ये जो प्राणी है वह देखा ही नहीं गया, है ना। अब ये देखा ही नहीं गया या फिर इसकी संख्या अब खत्म हो चुकी है, तो बेसिकली इसको एक्सटेंट घोषित किया गया था। एक्सटेंट दो तरीके का होता है, एक होता है एक्सटेंट इन द वाइल्ड, मतलब वनों में जो है अब इसकी संख्या नहीं मिलती, फिर भी जू वगैरह या फिर कहीं प्रोटेक्टिव एरिया है तो उसमें उसकी संख्या मिल जाती है, उसमें उसकी स्पीशीज मिल जाती है। एंड एक्सटेंट मतलब हर जगह से खत्म हो गया, ठीक है। अब थ्रेटन्ड की कैटेगरी होती है कि वल्नरेबल, इंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड। क्रिटिकली इंडेंजर्ड मतलब जब गंभीर रूप से संकटग्रस्त है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो गया, ठीक है। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा वैसे वैसे एक्सटेंट होने का जो रिस्क है बेसिकली वह बढ़ता जाता है। सो एक्सटेंट इन द वर्ल्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, ठीक है। इस बेसिकली ये माना जाता है कि जैसे कि हम ग्रे वॉल्फ की बात करें, है ना, या फिर कोई डॉल्फिन की बात करें, बॉटल नोज डॉल्फिन, ये है तो इसको लीस्ट कंसर्न कहेंगे, ये है, इसको ज्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। देन आगे हम देखेंगे, मतलब कंसर्न है बट बहुत माइनर सा है। फिर देखो नियर थ्रेटेंड, कि हाँ अगर हमने इनको प्रोटेक्ट नहीं किया तब इन पर जो खतरा है वह मंडरा सकता है। नियर थ्रेटेंड, जैसे कि हम जगुआर की बात करें, ठीक है, जैसे कि हम मोनार्क बटरफ्लाई की बात करें। अब लेकिन देखो जब दूसरे सेक्शन में आ गए जैसे कि वल्नरेबल, सुभेद, कि अब देखो जैसे कि लॉयन है, अफ्रीकन एलिफेंट है, ठीक है, पोलर बियर है, तो ये बेसिकली किस में आ गए, वल्नरेबल की सेक्शंस में आ गए। आगे देखो, अब देखो थ्रेटन जो खतरा है बेसिकली वह बढ़ता जा रहा है। जैसे कि अगर हम ब्राउन कीवी की बात करेंगे तो ये इंडेंजर्ड है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड में बात करेंगे तो माउंटेन गोरिल्ला बहुत संकट रूप से ग्रस्त है, मतलब इनकी जो संख्या है वह बहुत कम होती जा रही है। अगर बचाया नहीं गया तो ये इस कैटेगरी में जल्दी से आ जाएंगे जंप लगा के, ठीक है। सो यहाँ पे फिर एक्सटेंट इन द, अगर हम देखें तो एक्सटेंट इन द वाइल्ड, एंड फिर आपका लास्ट होगा एक्सटेंट हो गया है जो, ठीक है। जैसे कि वूली मैमथ है, मैमथ पहले आप देखेंगे हाथी से भी बड़ा, जो आप देखेंगे मैमथ आप देखना, ठीक है, कि हाथी से भी बड़ा होगा बेसिकली, और इसके आप अगर देखें बड़ा विशालकाय होता है। सो ये वूली मैमथ की अगर हम बात करें ये एक्सटेंट हो चुका है, ये आप देखने को नहीं मिलता, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है कि बेसिकली ये सारी जो स्पीशीज हैं, चलिए नेक्स्ट। तो हमने बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम, है ना, इन सब की हमने बात की। फ्लोरा एंड फौना हम इंडिया की भी बात करते हैं, चलिए, लेकिन उसके पहले अभी थोड़ा सा कंजर्वेशन हो जाए। अब देखो जैसे कि हमने देखा कि कंजर्वेशन की जो ज़रूरत है आखिर वह है क्यों। हम जानते हैं कि इंडिया में बेसिकली बहुत वर्ल्ड में रिचेस्ट डाइवर्सिटी जो है वह इंडिया में है, मतलब एक हम देख सकते हैं वन ऑफ देम इंडिया का भी नाम उसमें है। सो हम देखेंगे कि बेसिकली बहुत ज़्यादा, चाहे हम फ्लोरा की बात करें, फोना की बात करें, ये सारी चीज़ें हैं, चाहे हम वनस्पति की बात करें, प्राणियों की बात करें, एनिमल्स की बात करें, वो सब बेसिकली इंडिया में है, ठीक है। अब देखो कि बेसिकली हम कंजर्वेशन के लिए उपाय करते हैं, स्पेशली हम वाइल्ड लाइफ की बात करेंगे तो उसमें एक एक्ट है, द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। यहाँ से यूपीएससी ने बहुत क्वेश्चन पूछा है कि ये जो है बेसिकली भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है। अब देखो तो बेसिकली ये जो एक्ट है ना 1972 का,
इस एक्ट के द्वारा क्या किया जाता है, एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया जाता है जो कि प्रोटेक्ट करेगा वेरियस स्पीशीज को ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, प्लांट एंड मैनेजमेंट ऑफ देयर हैबिटाट, उनका जो भी आवास है जहां पर वह रहते हैं उसको बेसिकली प्रोटेक्ट करेगा, उसको मैनेज करेगा। रेगुलेट एंड कंट्रोल ऑफ ट्रेड इन वाइल्ड एनिमल, प्लांट एंड प्रोडक्ट मेड फ्रॉम देम। तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट जो है वह बना हुआ है। अब देखो पहले इस एक्ट में शेड्यूल 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे हुआ करते थे। अब क्या हुआ कि बेसिकली हम देखेंगे कि नंबर ऑफ शेड्यूल्स की अगर हम बात करें तो बेसिकली हाल ही में इसको रिड्यूस कर दिया गया। आप देखेंगे 2020, 2021, 2 इसमें कुछ संशोधन हुए बेसिकली इस एक्ट में। और अगर हम अभी देखें एट प्रेजेंट तो यहाँ पर नंबर ऑफ जो शेड्यूल्ड है, अब देखो ये जो शेड्यूल्ड है या अनुसूचियां हैं, पहले मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि अगर हम देखें कि जो शेड्यूल 1 है इसी के अंतर्गत है ना आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का जो एक्ट है, इसके अंतर्गत क्या किया, कुछ अनुसूचियां बना दी, शेड्यूल बना दिए। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। पहले 5, 6 और सब हुआ करता था, अब वर्तमान में हम देखेंगे केवल 1, 2, 3, 4 है। अब देखो जैसे कि मान लो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि लॉइन की बात करें, डॉल्फिन की बात करें, ठीक है, तो कई यहाँ पर ऐसे जीव जंतु जो है बेसिकली जो ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और इनकी पोचिंग पर और इनके जो शिकार हैं उस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है और बेसिकली इस पे जुर्माना, सजा, अपराध सब कुछ तय किया गया है। इनको मतलब बहुत ज्यादा ये प्रोटेक्टिव रहते हैं, बहुत ज्यादा ये प्रोटेक्टिव रहते हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे यहाँ पे सेकंड, थर्ड, फोर्थ इन सब में आते जाएंगे तो इनका जो इंपॉर्टेंस है और इनका जो प्रोटेक्शन है वह कम होता जाता है। जैसे कि अगर हम बंगाल टाइगर की बात करें, अगर हम क्लाउडेड लियोपर्ड की बात करें, अगर हम स्नो लियोपर्ड की बात करें, स्वैम्प डियर की बात करें, ये सारे किस्में हैं, ये सारे हैं हाईली प्रोटेक्टेड हैं, ये शेड्यूल 1 में शामिल है। अब यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत शेड्यूल 1 में बेसिकली कौन कौन से जो एनिमल्स हैं वे इसमें शामिल होंगे। हिमालयन बियर है, एशियाटिक चीता है, कश्मीरी स्टैग है, फिशिंग कैट है, लॉइन टेल्ड मकाऊ, यहाँ से तो क्वेश्चन भी आ चुका, मस्क डियर से भी क्वेश्चन आ चुका, स्वैम्प डियर से भी आ चुका, बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर से भी क्वेश्चन आ चुका। तो बेसिकली ये क्वेश्चन कैसे आते हैं कि लिख दिया कि जो स्वैम्प डियर है वो किस में आता है, या फिर स्वैम्प डियर मान लीजिए हाल ही में चर्चा में था तो करंट अफेयर से वहां से उठा लिया और उसके बारे में 2 स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट ये रख दिया, आईयूसीएन में क्या उसका दर्जा है, आईयूसीएन की कौन सी लिस्ट में अगर है तो, और इसके अलावा इसमें ये लिख दिया कि जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972 है, या अगर हम रिसेंटली जो संशोधन वाला एक्ट देखेंगे, अमेंड वाला एक्ट देखेंगे, उन पे कहां पर है, या फिर हम एशियाटिक चीता की बात करें तो बेसिकली याद रखना है कि इन्हें बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड किया गया है। पोचिंग, किलिंग, ट्रेडिंग और इन सब पे एक जो अपराध है, अगर मान लो कोई इस तरह का काम करता है, पोचिंग करता है, किलिंग करता है, तो उस पर बेसिकली स्ट्रिक्ट एक्शन, फाइन एंड जेल उसको की गई है, ठीक है। अब देखो जैसे कि मान लो यूपीएससी ने क्वेश्चन एक पूछा कि कोई ऐसा मान लीजिए एनिमल है जो कि 4 में शामिल था, है ना, कुछ भी XYZ देख लो, तो यहाँ पे यूपीएससी पूछता है कि अगर इस एनिमल को हम अगर 1 में शामिल कर दे तो क्या होगा। तो उसमें एक स्टेटमेंट था कि फिर इसे जैसे कि टाइगर को जो प्रोटेक्शन प्राप्त है वही प्रोटेक्शन मिल जाएगी, एग्जैक्टली बस वही था, है ना। या फिर लॉयन की, हम बंगाल टाइगर की बात करें, मान लीजिए इससे जो प्रोटेक्शन प्राप्त है वही मिल जाएगी। तो शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, अभी केवल 4 शेड्यूल है, याद रखना। शेड्यूल 1 कहता है कंटेनिंग एनिमल स्पीशीज एंजॉय द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। अब सेकंड की हम बात करेंगे तो शेड्यूल 2 एनिमल स्पीशीज सब्जेक्ट टू लेसर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन कंपैरेटिवली शेड्यूल 1। शेड्यूल 3 फॉर प्रोटेक्टेड प्लांट स्पीशीज, है ना, थर्ड में क्या है, जो प्लांट स्पीशीज है उसको रखा गया है। एंड 4 में रखा गया है शेड्यूल बेसिकली, तो अच्छा देखो इसमें उनको रखा गया है उन स्पीशीज को जो कि अंडर सिटीज हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं एक क्वेश्चन आपको बताती हूं, देखो 2020 का प्रश्न है, यूपीएससी ने 2020 में पूछा था, क्वेश्चन पूछा है इफ अ पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज इज प्लेस्ड अंडर शेड्यूल 6 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, अब तो इसमें चेंज हो गया तो 6 अब होता ही नहीं, केवल 1, 2, 3, 4 है, ठीक है। सो व्हाट इज इम्प्लीकेशन, 2020 का क्वेश्चन है, व्हाट इज इम्प्लीकेशन।
A license is required to cultivate that plant. Such a plant cannot be cultivated under any circumstances. It is genetically modified crop plant and such a plant is invasive and harmful to the ecosystem. आप बताएंगे, इसको सर्च कीजिएगा और फिर बताइएगा, ठीक है। और अभी तो जो है वह एट प्रेजेंट हम देखेंगे कि केवल यहाँ पर 4th शेड्यूल है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखो यूपीएससी मेंस में भी लास्ट शायद मैं बता चुकी हूँ एक बार कि यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन कैसे पूछा है एनवायरनमेंट को लेके। इवन पॉलिटी वाले सेक्शंस में आया था जिसमें कि क्वेश्चन आया था कि जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं या फिर एनवायरनमेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन है वह कैसे हुआ, मतलब पर्यावरण से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उनको संवैधानिकरण कैसे किया। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, देखो 2 बातें आपको लिखनी होती है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स एंड आपको अगर कोई एक्ट और इस तरह की चीजें पता है कि क्या सरकार के द्वारा किया गया, हमारे संविधान में क्या क्या किया गया। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन 2 बातों से इस क्वेश्चन का आंसर देना था, अभी मैं आपको कराती हूं। पहले इसको देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर द वाइल्ड लाइफ एक्ट। 4 स्टेटमेंट है हमारे सामने और हमें इसमें से छांटना है कि आखिर इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें कौन सा है, ठीक है। हमें इसमें गलत स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट को छांटना है। ऑप्शन नंबर ए है कि द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 Forest and Protection of Wildlife Animal and Bird was transferred from state to concurrent list। हमने जाना था कि स्टेट लिस्ट में बेसिकली ऐसे सब्जेक्ट शामिल होते हैं जिसपे रूल्स बनाने का अधिकार, नियम बनाने का अधिकार, लॉ मेकिंग का राइट स्टेट का है। और जब हमने कॉन्करेंट लिस्ट की बात की थी तो हमने जाना था कि कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को पावर है, बट अगर किसी तरह का डिस्प्यूट होता है तब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको प्रायोरिटाइज किया जाएगा। तो कॉन्करेंट लिस्ट में बेसिकली 42nd अमेंडमेंट के द्वारा शामिल किया, ये बात सही है। और कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल करने का फायदा ये कि अब जो इंडियन गवर्नमेंट है, बेसिकली नेशनल गवर्नमेंट है, वो इसके लिए लॉ मेकिंग कर सकती है। ऑप्शन नंबर बी है कि आर्टिकल 51A क्लॉज जी का क्या आया आपको इससे, क्या फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स या डीपीएसपी। आर्टिकल 51A क्लॉज जी फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, जिसमें कुछ ड्यूटीज की बात की गई है। Constitution states that shall be the fundamental duty of every citizen to protect and improve the natural environment including forest and wildlife। ये citizens का बेसिकली एक क्या है, अधिकार है या फिर यहाँ पर उनका ड्यूटी है। सो ड्यूटी है बेसिकली ये है ना, तो ये इसमें सही है स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर सी कहता है आर्टिकल 48A इन अ डीपीएसपी। अब देखो पार्ट 4 की बात हो गई डीपीएसपी की। So DPSP mandate that the state shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard and forest and wildlife of country। Yes, ये बात भी बिल्कुल सही, आर्टिकल 48 में इसको शामिल किया गया। और लास्ट हम देखते हैं ऑप्शन नंबर डी। अब आप समझ गए होंगे कि पक्का यही रॉन्ग स्टेटमेंट होगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा। सो देयर आर 5 टाइप ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया। ये बात सही है कि 5 टाइप्स ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया है, जैसे कि सेंचुरी है, नेशन पार्क है, कंजर्वेशन रिजर्व है, कम्युनिटी रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है। बट अंडर द आर्टिकल 51 नहीं है, बल्कि जब हम एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की बात करेंगे तो इस 1972 का जो ये एक्ट है इसके अंतर्गत बेसिकली हमने इन 5 तरह के जो प्रोटेक्टेड एरियाज है वे बनाए हुए हैं, है ना। क्लियर है। चलो अब हम बात करते हैं इन प्रोटेक्टेड एरियाज में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो इसमें दिया है, जिसमें कि टाइगर रिजर्व के बारे में जो बात है वह कही गई। टाइगर रिजर्व टाइगर्स के लिए रिजर्व है ना। अब ये करता कौन है, एक प्रश्न तो ये उठता है कि आखिर ये जो है वह करता कौन है। तो इसे करने के लिए एक अथॉरिटी है जो कि है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA। NTCA बेसिकली है क्या, तो जो NTCA है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि बेसिकली किस आर्टिकल के अंदर, किस एक्ट के अंतर्गत आई है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत एस्टैब्लिश की गई है। और स्टैट्यूटरी बॉडी वही कहलाती है जो बेसिकली किसी एक्ट के द्वारा पार्लियामेंट ने एस्टैब्लिश की है। तो उसमें नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी आएगा। अब ये बेसिकली टाइगर जो रिजर्व है उसको ऑथोराइज करेगा, है ना। तो बेसिकली टाइगर रिजर्व क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन अ कोर बफर स्ट्रैटेजी है टाइगर्स को बचाने के लिए, उनके संरक्षण के लिए। एंड कोर एरिया हैव द लीगल स्टेटस ऑफ अ नेशनल पार्क, सेंचुरी।
तो यहाँ पर बेसिकली क्या किया जाता है कि समटाइम्स हो सकता है कोई ऑलरेडी नेशनल पार्क है, हमने उसको टाइगर रिजर्व का दर्जा दे दिया, ठीक है। कोई सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, हमने वहाँ पर टाइगर रिजर्व का बेसिकली जो है उसे भी ये लीगल स्टेटस दे दिया। तो टाइगर रिजर्व का बेसिकली जो यूज़ किया जाता है वह इसलिए किया जाता है ताकि उन्हें जो प्रॉब्लम्स हैं, जो चीज़ें हैं, या फिर उनका हैबिटाट जो है वह लॉस हो रहा है, हम उन सभी चीज़ों को लेकर उनको प्रोटेक्ट कर सकें, उनकी तरफ ध्यान दे सकें। एक क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ जो कि यूपीएससी ने पूछा था। तो यूपीएससी ने 2020 में बच्चों एक क्वेश्चन पूछा कि कौन सा ऐसा लार्जेस्ट एरिया है हमारे टाइगर हैबिटाट का, क्रिटिकली टाइगर हैबिटाट का कौन सा लार्जेस्ट बेसिकली एरिया है, कार्बेट, रणथंभौर, नागार्जुन श्रीशैलम या फिर सुंदरवन। सो नागार्जुन श्रीशैलम की अगर हम बात करें तो इसका जो बेसिकली एरिया है, अच्छा इस तरह के क्वेश्चन जब आ जाते हैं ना तो बनते नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन जब यूपीएससी पूछ लेता है ना कि आप इसमें क्रिटिकली टाइगर हैबिटाट की बात करेंगे, लार्जेस्ट एरिया कहां पर है, ठीक है, तो समटाइम्स आप देखेंगे कि बहुत फैक्चुअल चीजें ऐसी आ जाती है कि बनते नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जो हमारे हाथ में है एटलीस्ट कि चलो यहां से क्वेश्चन अगर आता है टाइगर रिजर्व से लेके या फिर एनटीसीएस से लेके तो आपसे बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, टाइगर्स को लेके एक रिपोर्ट्स जो है वह पब्लिश की जाती है, टाइगर सेंसस। ये रिपोर्ट 4 साल में आती है। इसके पहले जो रिपोर्ट आई थी वह 2018 में आई थी, और अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वह 2022 की रिपोर्ट है, ठीक है। अगर हम इन दोनों को कंपैरिजन करें कि नंबर ऑफ टाइगर्स जो है वह हमारे बढ़े हैं या घटे हैं, तो याद रखना कि 2022 में बेसिकली जो टाइगर्स है, नंबर ऑफ टाइगर्स है बेसिकली ये इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। तो टाइगर सेंसस 2022 की अगर हम बात करें तो देखो 18 में जहां हमारे पास 2967 टाइगर्स थे, नंबर ऑफ टाइगर्स, और वही हमारे पास 2022 में 3167 थे। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि टाइगर सेंसस 2022 रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ टाइगर्स जो है वह 200 जो है वह बड़े हैं, इंक्रीज हुए हैं, तो ये इंफॉर्मेशन सही होगी, है ना। अब देखो कि बेसिकली इसमें कुछ एरियाज की भी बात की कि कहाँ पर नंबर ऑफ जो टाइगर्स हैं वह बड़े हैं या कम हुए हैं। तो अगर हम एरिया में देखें तो बेसिकली यहाँ पे कहा गया है कि जो शिवालिक हिल्स है ना, शिवालिक हिल्स में बेसिकली नंबर ऑफ टाइगर्स क्या हुए, इंक्रीज हुए हैं। और अगर हम यहाँ पर डिक्रीज की बात करें तो बेसिकली जो वेस्टर्न घाट है यहाँ पर इनके नंबर ऑफ में डिक्लाइन हुआ है। वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट की बात करें तो यहाँ पर क्या है, डिक्लाइन हुआ है इनके नंबर्स में। अब इसके रीज़न क्या है, सारी चीज़ें वो अपने मेंस और ऐसे ये इस सब का पार्ट होती हैं। बेसिकली देखो आखिर टाइगर को कंजर्व करने की, कंजर्वेशन की जो नीड है वह क्या है। हम देखते हैं कि कोई भी जो स्पीसीज है बेसिकली वह हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस का एक बड़ा हिस्सा होती है। अगर आज हम मधुमक्खी को बचाने की बात करते हैं, क्योंकि हम देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, चाहे हम फूलों के परागण और भी कई तरीके की चीज़ों की बात करें तो जो है वह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी इसलिए वहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ भी चुका है, ठीक है। सो देखो बेसिकली अगर हम टाइगर की बात करें कि इनके कंजर्वेशन के लिए नीड क्या है, तो देखो नीड इसकी बेसिकली ये है कि इससे बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है, एक तो बायोडाइवर्सिटी की हम बात करें तो आप में जो बायोडाइवर्सिटी है बेसिकली ये बची रहती है, जैव विविधता जो है वह बनी रहती है, एक बैलेंस जो है वह बना रहता है। आपने सुना होगा टाइगर सफारी एंड ऑल। तो बेसिकली जो टाइगर सफारीज हैं तो हम कहेंगे टाइगर को देखने के लिए बेसिकली लोग आते हैं, और ये टूरिज्म और पर्यटन का एक बड़ा ही अट्रैक्शन है। टूरिज्म या पर्यटन की हम बात करें, इसका एक बड़ा अट्रैक्शन होता है कि वहां पर टाइगर है, ठीक है। इसके अलावा देखो चाहे हम हिंदू, बौद्ध, जैनिज्म की बात करें तो बेसिकली इसका कल्चरल इंपॉर्टेंस भी है। टाइगर का कल्चरल इंपॉर्टेंस भी है एंड साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी इसका यूज किया जाता है। साथ ही हम देखेंगे कि अगर वर्तमान में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो वो प्रॉब्लम्स आखिर क्या है, या फिर अगर हम टाइगर्स के लिए, ये तो नीड की बात हो गई, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा थ्रेट भी देखें कि आखिर ऐसे क्या क्या थ्रेट हैं, क्यों इनके नंबर ऑफ जो टाइगर्स है उसके लिए क्या खतरा है, थ्रेट क्या है। तो देखो एक तो थ्रेट क्या हो सकता है कि इनका जो हैबिटाट है बेसिकली वो खत्म हो गया है ना। इनका जो आवास है, जो इनका हैबिटेट है, जो इनका आवास है बेसिकली ये खराब हो गया है। इसके अलावा हम पोचिंग की बात करेंगे
किलिंग की बात करेंगे, है ना। तो पोचिंग, किलिंग जैसी जो चीज़ें हैं, इन सब से नंबर ऑफ जो टाइगर्स हैं इनको बेसिकली खतरा है, तो ये बेसिकली इसके लिए जो थ्रेट है वह माने जाते हैं। तो यहाँ पे हमने जाना प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में, एनटीसीए के बारे में, है ना, और टाइगर सेंसस के बारे में, और एक यहाँ पर हमने यूपीएससी का क्वेश्चन देखा। अब देखो हमने टाइगर्स की बात कर ली, अब हम बात करेंगे फॉरेस्ट की। देखो जो फॉरेस्ट है या वन है, ये बेसिकली टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज में हम पहले बात करते हैं कि टाइप ऑफ फॉरेस्ट क्या है। तो बेसिकली फॉरेस्ट जो है वह 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो है आपका रिजर्व, रिजर्व फॉरेस्ट्स, दूसरा है आपका प्रोटेक्टेड, रक्षित, और तीसरा आपका अनक्लास्ड, अवर्गीकृत। जो रिजर्व होते हैं, रिजर्व फॉरेस्टेड, बेसिकली देखो कि मोर देन हाफ ऑफ, अगर हम टोटल फॉरेस्ट एरिया, टोटल फॉरेस्ट लैंड की बात करें तो उसको रिजर्व, बेसिकली रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर किया गया है। एंड ये फॉरेस्ट जो है मोस्ट वैल्यूएबल है ना। कंजर्वेशन की दृष्टि से अगर हम देखें, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की दृष्टि से, तो बेसिकली ये कंसर्न होते हैं, और ये काफी मतलब ज्यादा प्रोटेक्टेड एरिया। अगर हम प्रोटेक्शन के लेवल पर देखें तो जो रिजर्व फॉरेस्ट है सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड होंगे, फिर उसके बाद प्रोटेक्टेड आएंगे, और फिर उसके बाद अनक्लास्ड आएंगे। प्रोटेक्टेड की हम बात करेंगे कि बेसिकली ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा डिक्लेयर किए जाते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, है ना। एंड अगर हम अनक्लास की बात करें तो जो वेस्ट लैंड है या फिर गवर्नमेंट या प्राइवेट इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी, बेसिकली इस तरह के जो फॉरेस्ट है उनको अनक्लास्ड या अनक्लास या अवर्गीकृत जो फॉरेस्ट है बेसिकली वह कहे जाते हैं। ठीक है, अब देखो अगर हम देखें कि बेसिकली क्या इंडिया में हमने इस तरह के कोई एक्ट बनाए हैं कि हमें जंगलों को भी बचाना है, तो जंगल को बचाने के लिए हाँ भाई, एक तो 1980 का एक्ट है, और अभी रिसेंटली हम 2023 की बात करेंगे तो 2023 का एक एक्ट भी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों एक्ट हमें याद रखने हैं। अब देखो जैसे कि हम फर्स्ट एक्ट की बात करें तो इसमें कहा गया है कि प्रोटेक्टेड इंडियाज फॉरेस्ट एंड एम्पावर्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रेगुलेट द एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली प्रोटेक्ट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, और अगर हम 2023 की बात करेंगे तो इसमें बेसिकली अमेंड द नेम ऑफ द एक्ट टू वन अधिनियम, है ना, जो कि पहले संरक्षण एवं संवर्धन था, ट्रांसलेटेड एज अ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड ऑगमेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्ट आपको याद रखना है। तो बेसिकली देखो जब हम फॉरेस्ट की बात करेंगे तो ऐसा नहीं है कि केवल टाइगर सेंसस होता है, एक फॉरेस्ट रिपोर्ट भी होती है जिसे कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट कहा जाता है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, और ये हम 2021 की बात करते हैं। तो टाइगर सेंसस तो एवरी 4 ईयर होता है, बट जब हम फॉरेस्ट रिपोर्ट की बात करेंगे तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है कि बेसिकली ये कब होती है, ये 2 ईयर में। ठीक है, एवरी 2 ईयर, एवरी 2 ईयर। और इसमें बेसिकली फॉरेस्ट एंड ट्री कवर जो है उसको पब्लिश किया जाता है। फॉरेस्ट एंड कितना फॉरेस्ट कवर है, फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर, ठीक है, इस रिपोर्ट में पब्लिश्ड किया जाता है। देन नेक्स्ट देखो, अच्छा एवरी 2 ईयर आती है, ये तो ठीक है। कौन सा मिनिस्ट्री है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा ये इसके मिनिस्ट्री में आएगा। फर्स्ट सर्वे की अगर हम बात करेंगे तो अभी जो 2021 का सर्वे था बेसिकली ये 17th नंबर का सर्वे था, और अगर यहाँ पर हम फर्स्ट सर्वे की बात करेंगे ये 1987 में हुआ था। फर्स्ट सर्वे जो है वह 1987 में हुआ था, फॉरेस्ट रिपोर्ट को लेकर के फॉरेस्ट सर्वे जो था, जिसमें कि जो ग्रीन कवर कितने हैं, फॉरेस्ट कवर कितने, बेसिकली इसको पब्लिश किया गया था, इसके डेटा को पब्लिश किया गया था। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ ऐसे कैटेगराइज कर दिया कि बहुत ही ज्यादा जो घने जंगल है या वेरी 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 डेंस फॉरेस्ट जो है वो लगभग 70% है। फिर मॉडरेट फॉरेस्ट की बात करेंगे जो 40 से 70%, और फिर ओपन फॉरेस्ट या खुले वन क्षेत्र की बात करेंगे जो कि लगभग 10 से 40% है। अच्छा देखो अगर हम इंडिया के फॉरेस्ट कवर की बात करेंगे तो इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर है वह कंट्री के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का कितने परसेंटेज है। सो इंडिया का फॉरेस्ट कवर है 21%। इंडिया का
फॉरेस्ट कवर, याद रखना आपको इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर वो कितना है, बेसिकली 21.37%। मतलब अगर हम टोटल ऑफ जोग्राफिकल एरिया की बात करें तो उस जोग्राफिकल एरिया का 21% के आसपास लगभग इतना है। इसके अलावा यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि हमारा जो बेसिकली फॉरेस्ट कवर बना रहे या हमारा जो बैलेंस है एनवायरनमेंट का वह बना रहे, उसके लिए कितने परसेंट एटलीस्ट फॉरेस्ट कवर होने चाहिए या ग्रीन कवर होने चाहिए, ग्रीनरी होनी चाहिए। आंसर है 33%, मतलब 1/3 होना चाहिए। बट अभी तो हम उससे काफ़ी दूर हैं, 33% से भी हम काफ़ी दूर हैं। अच्छा, और ये देखो कि अगर मैं आपको 10 साल का आंकड़ा बताऊं तो आप देखेंगे कि लगभग कुछ केवल पहले 21 पॉइंट मान लीजिए 1% था, 3% हो गया। तो इसमें बहुत छोटा सा जो बदलाव है वह आया, बहुत ज़्यादा परिवर्तन इसमें नहीं आया। ठीक है, अगर मैं आपसे कुछ स्टेट की बात करूं तो क्वेश्चन यूपीएससी ऐसे भी पूछ लेता है दो तरीके से। एक तो एरिया वाइज जो है, एरिया वाइज कौन सा जो स्टेट है वह टॉप मोस्ट हम इसमें लाएंगे। एरिया वाइज हाईएस्ट है एमपी, एमपी के बाद है अरुणाचल, एमपी के बाद है अरुणाचल एंड फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर है उसके बाद छत्तीसगढ़। और अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करूं कि परसेंटेज वाइज जो है वह फर्स्ट स्टेट कौन सा है, ये आप कमेंट करके मुझे बताओगे। ये मैंने आपको एरियाज वाइज जो है वह बताया। ठीक है, तो हमारा इंडिया का फॉरेस्ट कवर 71379 स्क्वायर किलोमीटर है। अगर हम गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात करें कि गवर्नमेंट जो है वह आखिर क्या प्रयास कर रही है जंगलों को बचाने के लिए, यूपीएससी इसी तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि थ्रेट्स क्या हैं और ये जो गवर्नमेंट है वह क्या प्रयास कर रही है। तो थ्रेट में देखो हमने जान लिया कि क्या क्या थ्रेट है। जैसे कि आप देखेंगे कि बेसिकली डिफॉरेस्टेशन या फिर इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इतना ज़्यादा हम देखेंगे अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण होता है, इतना अनप्लान्ड हो रहा है कि बेसिकली जो फॉरेस्ट कवर है, ग्रीनरी है, ये सब। और सबसे बड़ा रीजन तो आप देखेंगे क्लाइमेट चेंज, सबसे बड़ा रीजन क्लाइमेट चेंज है ना। सो गवर्नमेंट जैसे कि नेशन मिशन फॉर अ ग्रीनलैंड चला रही है या फिर फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन की बात कर रही है। जैसे कि जंगलों, सबसे ज्यादा आपने जंगल दावानल सुना होगा, जंगलों की आग सुना होगा। तो अगर मान लो जंगलों में आग लग रही है बार बार, तो हम कहाँ तक फॉरेस्ट, जैसे कि अभी गर्मी शुरू हो गई, अब आप देखेंगे कैसा सूखा सा मौसम हो जाएगा और इस मौसम में थोड़ी सी भी चिंगारी पूरे जंगल को जला देती है, तब कैसे बचाया जाए, तो सरकार उसके लिए प्रयास कर रही है। तो प्रॉब्लम्स हमने देख ली और उसके सॉल्यूशन के रूप में गवर्नमेंट क्या प्रयास कर रही है, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा एक बात जो मैंने आपको बताई कि अगर हम टोटल एनवायरमेंट प्रॉब्लम की बात करें तो एनवायरमेंट यूपीएससी ने मेंस में इस क्वेश्चन को पूछा हुआ था। मैं वही चीज़ें आपको, देखो बच्चों, अगर आप कुछ फॉर्मेटिंग साथ साथ में करते जाएंगे ना नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, जैसे मान लो एक क्लास में मैंने 1 या 2 बताए, आप ये सोचिए कि अगर आपने 50 क्लासेस देखी तो आपके पास लगभग 100 क्वेश्चंस के आसपास मेंस की फॉर्मेटिंग होगी। और टॉपिक जब वही है तो क्वेश्चन भी वहीं से आएगा। और अगर हमने कोई टॉपिक कवर कर लिया, उसको कितना भी घुमा फिरा के यूपीएससी पूछेगा तब भी आप वो लिखने में कैपेबल हो पाओगे। तो एटलीस्ट अगर आपको मेंस आंसर राइटिंग करनी है, अगर आपको शुरू करना है, तो यही बेस्ट टाइम है। ठीक है, कभी आकाशवाणी नहीं होने वाली कि बस आज से वो शुभ दिन है और आज से आप आंसर राइटिंग शुरू कर लो। वो आपको खुद से अभी से करनी होगी, छोटे छोटे से आपके प्रयास ही बेसिकली। आपने बहुत सारे टॉपर्स को भी सुना होगा कि 1 नाइट में, मतलब ओवर अ नाइट आपको आंसर राइटिंग नहीं आती। आंसर राइटिंग का मतलब होता है कि आपने प्रैक्टिस कितनी की है। ठीक है, सो बेसिकली देखो कि मैं आपको मेंस का एक जो क्वेश्चन है, और मेंस के क्वेश्चन में क्या आया था कि जो एनवायरमेंटल जो चेंजेस हैं उनका, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम का कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन, संवैधानिकरण, पर्यावरणीय समस्याओं का संवैधानिकरण, मतलब संविधान में कहां कहां वर्णन है, कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ एनवायरमेंट प्रॉब्लम, ऑफ एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये यूपीएससी का पूछा गया क्वेश्चन था। तो अब यहाँ पे यूपीएससी आपसे जानना क्या चाह रही है, वह जानना चाह रही है कि सबसे पहले तो ये बताओ कि अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कहाँ कहाँ इसकी जो चर्चा है वह की गई है। ठीक है, एक तो आपको ये बताना है। दूसरी बात है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस हैं
तो क्या आपको ये पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली इसमें क्या क्या डिसीजन दिए हैं? जैसे कि मान लो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आपका राइट टू क्लीन एयर है, आपको इसको लिखना चाहिए इसमें, राइट टू क्लीन एयर। एक केस था सुभाष कुमार वर्सेस बिहार, सुभाष कुमार, सुभाष कुमार केस, और इसमें कहा था 1991 का केस था कि राइट टू पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, राइट टू पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट आपके फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21 में है ना, ये सुप्रीम कोर्ट ने यही जोड़ा था, राइट टू पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। तो चाहे स्वच्छ पर्यावरण की बात हो या स्वच्छ हवा की बात हो, सुप्रीम कोर्ट इसको जोड़ रहा है, बस आपको यही बताना था। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करें, संविधान की बात करें, तो संविधान में कहाँ कहाँ लिखा हुआ है? अभी हमने आर्टिकल एक क्वेश्चन में 48A की बात की, हमने आर्टिकल 51A की बात की, और यहाँ पर मैंने आपसे आर्टिकल 21 की बात की। ठीक है, आर्टिकल 21 की बात की। तो ये सारी बेसिकली जो चीजें हैं वह हमारे एनवायरनमेंट और प्रोटेक्शन को लेकर जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो बस यही कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन है आपकी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम का। अच्छा, एक बात और जाने, एक टॉपिक और है कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन की। आप देखेंगे कि जो बेसिकली समुदाय है वह किस तरीके से प्रयास करता है बचाने के लिए, फॉरेस्ट को बचाने के लिए या फिर वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए। तो देखेंगे हम, जैसे कि इसमें आपने कभी चिपको आंदोलन सुना कि जो लोग ठेकेदार फिर पेड़ काटने के लिए जाते थे तो वो उससे चिपक जाते थे। बहुत हद तक तो वो नहीं बचा पाए, लेकिन हाँ फिर भी लोगों में एक अवेयरनेस जो वह रही। तो चिपको मूवमेंट जो है वह क्या था कि बेसिकली डिफॉरेस्टेशन की अगर हम बात करें, इसको रोकने के लिए था। और जो कम्युनिटी है वह क्या कर रही थी कि बेसिकली कोशिश कर रही थी कि कैसे जो पेड़ों को कटने से है हम बचा सके। इसके अलावा हम देखेंगे कि बीज बचाओ आंदोलन। सो बेसिकली जो तहरी एंड नवदान्या की बात करें तो यहाँ पर ये कहा गया कि बेसिकली जो क्रॉप प्रोडक्शन है वह सिंथेटिक केमिकल उसमें यूज ना किया जाए, जो आप रासायनिक उर्वरक यूज कर रहे हैं वो उसमें यूज ना किया जाए। तो ये इससे चिपको आंदोलन या बीज बचाओ आंदोलन, ये क्या है कि कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी बेसिकली या समुदाय जो है वो इस तरह के प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि आपने पवित्र जंगल भी सुने होंगे, सेक्रेड ग्रोव्स, पवित्र जंगल। यूपीएससी पवित्र उपवन से प्रश्न पूछ चुका है। इतने पवित्र होते हैं कि जब लोग इसमें जाते हैं तो अपने जूते चप्पल बाहर निकाल के जाते हैं। साउथ में आप देखेंगे तो वहां पर भी अभी हाल ही में राजस्थान के एक पवित्र उपवन जो है चर्चा में रहे कि लोग जो है बेसिकली वह पूजा कर रहे हैं इस नेचर की, इस नेचर की जो रिसोर्सेज की जो है वह पूजा कर रहे हैं। और अगर वह पूजा कर रहे हैं इसका मतलब वो उसका गलत तरीके से तो यूज नहीं करेंगे, ना होने देंगे। तो यहाँ पर देखो कि बेसिकली हम देखेंगे कि कई इस तरह की जो कम्युनिटीज हैं वे बेसिकली कोशिश करती है। जैसे कि हम मुंडा और संथाल की बात करें, छोटा नागपुर रीजन में तो ये बासिया जो लैटिफोलिया है ना, जो कि एक महुआ का ही वृक्ष है, इसको बेसिकली ये पवित्र मानते हो। तो जब बेसिकली क्या करते हैं, उसको प्रिजर्व करते हैं, उसको संरक्षित करते हैं, उसको क्या करते हैं, संरक्षित करते हैं। So nature worship is an age-old tribal belief based on the premise that all creation of nature have to be protected. तो इस तरह के बिलीफ्स ने बेसिकली इस चीज को आगे किया, प्रमोट किया कि लोग जो है वह क्या कर रहे हैं, नेचर वर्शिप कर रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको कुछ एग्जांपल्स इसमें लिखना है। एक क्वेश्चन देखो, 2020 का पूछा गया क्वेश्चन है, इफ अ पर्टिकुलर प्लांट, अच्छा ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ क्वेश्चन, है ना। अब एक, वैसे बहुत बड़ा नहीं था ये, बट लेकिन देखो इंपॉर्टेंट जरूर है ये, क्योंकि आपको इसमें बायोडाइवर्सिटी है, इकोलॉजिकल सिस्टम है, टाइगर रिजर्व है ना, प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आपको 1972 पढ़ने को मिल रहा है। तो नंबर ऑफ आपको इससे जो काफ़ी आइडियाज, काफ़ी टॉपिक आपके एनवायरनमेंट के हो रहे हैं। जरा एक्सरसाइज देखो, आपको इसमें क्या करना है, आपको ये लिखने की कोशिश करना, आप 100 या 150 वर्ड में लिखिएगा, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी एंड व्हाई इज बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ। सेकेंड है, हाउ हैव ह्यूमन एक्टिविटी अफेक्टेड द डिप्लेक्शन ऑफ फ्लोरा फौना, एक्सप्लेन। ठीक है, मैं आपको कुछ रीजंस बताती हूँ। वैसे तो नंबर ऑफ रीजंस हैं, बट मैं यहाँ पर आपको कुछ रीजंस बताती हूँ कि आखिर ह्यूमन एक्टिविटी से किस तरीके से जो बेसिकली एनवायरनमेंट है, बायोडाइवर्सिटी है, वह नेगेटिव प्रभावित हो रही है। तो ह्यूमन एक्टिविटी में जैसे कि हम एनवायरमेंटल पोल्यूशन की बात करें,
पॉल्यूशन, और ये जो एनवायरमेंट पोल्यूशन है मतलब इस पे क्लीन जो, चाहे हम एयर की बात करें, चाहे हम लैंड की बात करें या हम वाटर की बात करें, सभी की जो क्वालिटी है वह बेसिकली क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, तो वो इसमें आएगा। देन हम देखेंगे कि नंबर ऑफ जो फैक्ट्रीज हैं, बिल्डिंग्स हैं, इतना इंफ्रा बेसिकली बन रहा है। ठीक है, तो हम क्यों आके सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, इसलिए कि विकास भी हो जाए और पर्यावरण जो है वो इतना खराब ना हो कि हम ही उसमें ना जी पाए। तो बिल्डिंग्स का बनाया जाना है ना, इंफ्रा इतना क्रिएट करना। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो बांध बनाए जाते हैं ये सबसे ज्यादा जैव विविधता और फॉरेस्ट को हानि पहुंचाते हैं, डैम्स कंस्ट्रक्शन। आप देखेंगे कि जब एक बांध बनाया जाता है, मान लो देखो कि नदी जो है, इस बात को समझिएगा कि नदी जो है वह कुछ ऐसी जा रही है, बट जब आपने यहाँ पर बांध बांधा तो ये जो नदी का पानी वो यहीं पर भरने लगेगा और यहाँ पे आसपास आप देखेंगे कि इतना एरिया, ये फिर जाने और कितना एरिया जो है ये कवर कर ले, और ऐसे में यहाँ पे जो भी पेड़ पौधे और ये सब लगे ये सब पानी के अंदर चले जाएंगे। तो ऐसे में जैव विविधता, फॉरेस्ट, और आप देखेंगे कि नदी घाटी की जो जमीन है बेसिकली वह काफी उपजाऊ होती है, फर्टाइल लैंड होती है। ठीक है, तो ये वाली जो जमीन है वह भी चले जाते हैं। इसलिए आप देखेंगे चाहे सरदार सरोवर बांध का डैम ऊंचा करना, सरदार सरोवर डैम को ऊंचा करना हो या फिर किसी और आप डैम की बात करेंगे, तो जैसे उसकी ऊंचाई बढ़ाने की बात होगी वहां के आसपास के जो लोग हैं वह बेसिकली क्या करते हैं, जैसे कि आपने नर्मदा बचाओ आंदोलन सुना होगा, तो यहाँ पर इस तरीके के जो आंदोलन है वह इसलिए किए जाते हैं ताकि हम लोगों को अवेयर कर सके पर्यावरण के संरक्षण के लिए, जैव विविधता की हानि के लिए। यहाँ पर इसके अलावा हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन और चीजें, आप शेर देखने जा रहे हैं लेकिन आपने ऑलरेडी उस एरिया को इतना ज्यादा लोगों से भर दिया, इतना ज्यादा वहां पे ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन इंटरफेरेंस हो गया कि वहां से शेर तो चला चुका है, जा चुका है, आप ही बस वहां पे घूमने जा रहे हैं। तो बेसिकली हम देखेंगे कि लॉस ऑफ हैबिटाट हो चुका है, और अगर आवास ही नहीं है, अगर आवास ही नहीं है तो आवास की हानि हो चुकी है, तब कैसे रहेंगे जानवर, है ना। तो जो हैबिटाट है, यूपीएससी इस तरह से कई क्वेश्चन पूछ चुका है कि आखिर कोई पर्टिकुलर जो स्पीशीज है वह किन कारणों से लॉस हो रहा है या फिर किन कारणों से, है ना। तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ों को आप लिख सकते हैं। इसके अलावा हंटिंग, पोचिंग ऑफ जो वाइल्ड लाइफ है ना, डिग्रेडेशन ऑफ हैबिटेट क्वालिटी, तो ये सारी चीज़ें हैं। आप देखेंगे कि उनका जो बेसिकली हैबिटाट है वह दिनों दिन सुकड़ता जा रहा है, दिनों दिन छोटा होता जा रहा है, उसका एरिया छोटा होता जा रहा है, और ये कारण ह्यूमन एक्टिविटीज़ का बढ़ना है। तो हंटिंग है, पोचिंग है, अवैध शिकार की बात करेंगे, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ठीक है। तो ये ऐसे रीज़न हैं कि आप लिख सकते हैं। तो आज के सेशन में हमने बात की कि एनवायरनमेंट के लिए आपको बेसिकली बेस देगा ये, बायोडाइवर्सिटी है, इकोसिस्टम है, फ्लोरा फोना, आईयूसीएन की रेड बुक, टाइगर रिजर्व, कंजर्वेशन, टाइप ऑफ फॉरेस्ट, है ना, कम्युनिटी कंजर्वेशन। इसके अलावा काफ़ी बातें हमने ऐसी की जो कि मेंस और प्रीलिम्स में पूछी गई। यूपीएससी का क्वेश्चन था कि इकोसिस्टम जो है वह क्या है, तो इकोसिस्टम जो वर्ड की बात करें तो ये आर्थर टॉन्सले ने दिया था, और ये कम्युनिटी एंड अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर विद द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव, वो बेसिकली कहलाएगा। हमने आईयूसीएन की रेड लिस्ट की बात की, हमने जाना कि जैसे जैसे लीस्ट कंसर्न नियर थ्रेटन वन लेवल इंडेंजर्ड क्रिटिकल एक्सटेंट की तरफ पहुंचते जाएंगे तो रिस्क जो है वो एक्सटेंशन होने का बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो हमने काफ़ी सारे इसमें जो प्रजातियां हैं उनकी बात की। कंजर्वेशन पर जब हम आए तो हमने देखा कि इंडिया बेसिकली इसके लिए क्या प्रयास कर रहा है, तो इंडिया ने वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए पर्टिकुलर एक्ट बनाया हुआ है कि अगर मान लीजिए इसमें लिखा हुआ है कि जो टाइगर है उसकी बेसिकली पोचिंग, हंटिंग या किसी भी तरीके से हानि पहुंचाई जा रही है तो आपको 2 वर्ष 5 वर्ष जो भी है उतनी सज़ा होगी, उतना जुर्माना होगा। तो इससे क्या होगा, किस तरह के अपराध रुकेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि रिसेंटली जो चेंज हुआ है उसमें एक चेंज ये है कि पहले जहाँ पर शेड्यूल्स ज़्यादा हुआ करती थी, वर्तमान में केवल यहाँ पर 4 अनुसूचियाँ हैं, 1 2 3 4। और शेड्यूल 1 की अगर हम बात करें, इसमें ऐसे एनिमल्स हैं जिसको कि हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन जो है वह दिया हुआ है। ठीक है, और अगर हम देखेंगे कि 3rd और 4th किससे रिलेटेड है, तो 3rd और 4th जो है वह प्लांट और सिटीज से रिलेटेड है। ठीक है, इसके अलावा हमने क्वेश्चन की बात की, टाइगर रिजर्व्स की बात की, है ना। प्रोजेक्ट टाइगर से जो क्वेश्चन आया था, देखो टाइगर हैबिटाट से, टाइगर सेंसस 2022 की हमने बात की, टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट की हमने बात की,
कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, ये मेंस का पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये सारी चीज़ें, चिपको आंदोलन, बीच बचाओ आंदोलन, है ना, एंड इसके अलावा जो सेक्रेड ग्रोव्स हैं, पवित्र उपवन है, यहाँ पर हमने देखा और एक क्वेश्चन देखा है, और साथ ही हमने देखा कि ह्यूमन एक्टिविटी किस तरह से जो बायोडाइवर्सिटी एनवायरनमेंट को प्रभावित कर रही है। ये सारे इसमें आप जो रीज़न है बेसिकली वह लिख सकते हैं। तो ये था बच्चों आज का क्लास। मिलते हैं हम अपने कल के क्लास में। थैंक यू सो मच।